अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत के साथ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लखनऊ की नगरी है, तहजीब की नगरी है, और आज मेरे मेहमान एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने हमेशा तहजीब का साथ दिया है, जिन्होंने हमेशा दूसरों का सम्मान किया है और मुश्किल से मुश्किल सवालों के जवाब हमेशा मुस्कुरा कर दिए हैं। इन्होंने अपने पिता की उंगली पकड़कर राजनीति सीखी, मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे और अब समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। प्लीज वेलकम अखिलेश यादव। और इससे पहले कि मैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पर इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करूं, उनसे सवाल पूछें आपकी तरफ से। एक नजर अखिलेश यादव के पॉलिटिकल करियर पर। अखिलेश यादव को राजनीति का मिस्टर कूल कहा जाता है। साल 2012 में उत्तर प्रदेश की कमान संभालने वाले अखिलेश यादव सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। अखिलेश यादव की खासियत है कि वो अपनी मुस्कुराहट और मिलनसार स्वभाव से अपने विरोधियों का भी दिल जीत लेते हैं। अखिलेश यादव को राजनीति अपने पिता मुलायम सिंह यादव से विरासत में मिली। मुख्यमंत्री और अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अखिलेश यादव ने हर मौके पर अपने पिता का सम्मान किया है। सिडनी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अखिलेश यादव यूपी की राजनीति में मॉडर्न सोच लेकर आए। पिछले 1 साल से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन फिर से मजबूत करने में लगे हैं। लेकिन फूलपुर और गोरखपुर के बाई इलेक्शन से पहले यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव दिखा है। करीब 22 साल के बाद समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी में राजनीतिक तालमेल हुआ है। इस बात की चर्चा होने लगी है कि अखिलेश यादव 2019 में भी ये फॉर्मूला अपनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। आपकी अदालत में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर आरोप है कि इन्होंने नापाक समझौता किया। अब मैं राजनीति की समझौते की बात करूं, उससे पहले मुझे कुछ लोगों ने लिख के भेजा है कि आपको साइकिल बहुत पसंद है, साइकिल चलाना। जी। और सैफई में जाते हैं तो अकेले बहुत घंटों तक साइकिल चलाते हैं। ये भी बात ठीक है। तो अखिलेश को साइकिल पसंद है और साइकिल को अखिलेश पसंद है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब वो साइकिल लखनऊ आती है तो किसी को बिठा लेते हैं उसके ऊपर। अब इतना बड़ा हाथी बिठा लिया आपने साइकिल पे। हाँ, क्योंकि वो चुनाव चिन्ह साइकिल है। साइकिल पे कई बार बहुत लोगों को बैठाया जा सकता है। अब और चुनाव चिन्ह तो ऐसे नहीं है जो उस रफ्तार से चल सकें, तो साइकिल कम से कम बैठा के रफ्तार से चल सकती, ये मैं भरोसा दिला सकता हूं। लेकिन मायावती जी का साथ लेना सबको बड़ा आश्चर्य लगा है, तो क्या ये डर की वजह से है, योगी जी का डर? मैं ये कह सकता हूं कि हम दोनों लोगों का केवल अभी उपचुनाव को लेकर के थी बातचीत, या उपचुनाव में उन्होंने हमारा समर्थन किया। आप देखिए विपक्ष को कितनी तकलीफ हो गई, क्योंकि हमारे विपक्ष हैं, हालांकि सरकार में हैं। उनकी भाषा अनहोली अलायंस की नहीं थी। हाँ, उन्होंने कहा कि भाषा ये थी, साफ छछूंदर। हाँ, जब तूफान ये अनहोली अलायंस तो बड़ा अच्छा शब्द है। जो घबरा के शब्द निकले हैं, जैसे ही उन्हें पता लगा कि ये बात इन दोनों ने मिलकर कर ली, हालांकि उन्हें सच्चाई नहीं पता थी या नई जानकारी होगी, उन्होंने क्या कहा कि ये केर बेर का है, फिर कहा कि ये चोर चोर मोसेरे भाई का अलायंस है, फिर कहा कि ये सांप छछूंदर का अलायंस है। अरे हमारे इतने नाम दे दिए आपने, लेकिन ये बताओ हमें हराने के लिए आपने कौन सी जात छोड़ दी थी जिस जात का आपने सहयोग नहीं लिया? और सबसे ज्यादा देश में अगर कोई जातिवादी पार्टी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी।
लेकिन ये बात सही है कि ये केर बेर का साथ कैसे हो सकता है, केले के पत्ते और बेर? देखिए, जो अलायंस है या जो 2 सीटों को लेकर के बातचीत हुई, इस पे बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं। हमारी तो सरकार भी नहीं कहीं है, हम तो सत्ता में भी नहीं आ सकते, तो घबरा क्यों रहे विपक्ष के लोग? घबरा इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये अलायंस अगले चुनाव तक चला, लोकसभा तक चला, तो खतरा भी बन सकता तो है। ये एकदम बात ठीक है, राजनीति वो भी कर रहे हैं, राजनीति हम भी कर रहे हैं। अगर जब मैं विकास की राजनीति कर रहा था, मैंने कहा कि एक्सप्रेस वे हमने बनाया, उन्होंने कहा कि हम पाल मौर्य को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमने जब मेट्रो की बात कही तो उन्होंने कहा कि नहीं, राजभर को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जब हमने लैपटॉप की बात की तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, जो जातियां हैं हम हो सकता है इस जाति का मुख्यमंत्री बनाएं। आप यकीन करिए इस बात का कि पूरे प्रदेश में हर जाति के लोगों को यह लग रहा था कि बीजेपी इस बार उनके जाति का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। ये कौन सी राजनीति थी? और हम तो जानते हैं उप मुख्यमंत्री को लगा शायद वो मुख्यमंत्री के बराबर हैं। उन्होंने शास्त्री भवन पे कब्जा कर लिया, कुर्सी पे बैठ गए, मीटिंग बुला ली डीजीपी होम सेक्रेटरी की, और बाद में 2 दिन बाद जो नाम लिखा था उनकी तख्ती पर वो डस्टबिन में फेंक दी गई, उन्हें कुर्सी से हटा दिया गया। आज तक दोबारा शास्त्री भवन में नहीं बैठ पाए। वो सब ठीक है, लेकिन ये सब कैसे जस्टिफाई करता है मायावती का सपोर्ट लेना? मैं ये कहता हूं कि आप अगर सोशल इंजीनियरिंग शब्द देते हो, आप अपने आप को कहते हो कि हम किसी पार्टी का व्यक्ति तोड़ लेंगे, वो हमारे लिए वोट का काम करेगा, वो आपके लिए होली अलायंस है, हमारा अनहोली अलायंस है। आप बताइए देश में किस पार्टी को बीजेपी ने छोड़ा जिसको ना तोड़ा हो? आप देखिए बिहार में लालू जी और नीतीश जी को अलग कर दिया। यूपी में देखो, अगर संख्या मिलाओगे उनकी जो जीते हुए लोग हैं, लेकिन आप ही दूसरे कहते दल के थे, कितने लोग हैं? अखिलेश जी आप ही कहते थे, देखिए ये देवरिया में 27 फरवरी 2017 में आपका भाषण है, आपने कहा कि मायावती से चतुर कोई नहीं है, ये कभी भी बीजेपी की गोद में जाकर बैठ सकती हैं, इनसे संभल के रहना। देखिए, ये कौन नहीं जानता राजनीति में, ये कोई नई बात नहीं मुझे बता रहे हैं आप। ये बीजेपी बीएसपी की भी दोस्ती रही, लेकिन ये याद रखें कि समाजवादी और बीएसपी की भी दोस्ती हो रही है। ये क्यों लोग भूल जाते हैं? तो समाजवादी बीएसपी की दोस्ती रही है, बीएसपी बीजेपी की दोस्ती रही है, अब समाजवादी बीएसपी की दोस्ती है, फिर बाद में बीएसपी बीजेपी की दोस्ती हो सकती है। उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए, तरक्की खुशहाली के रास्ते पे ले जाने के लिए, और कम से कम ऐसे लोगों से बचाने के लिए जो देश के अंदर हमें कहते हैं आप बैकवर्ड हो, हम बैकवर्ड मान ले तो कहते नहीं आप बैकवर्ड नहीं हो, आप साफ छछूंदर हो। ये भाषा कौन सी है? तो ये कभी आपने सरकार की भाषा, आप देखिए आंकड़े में सरकार की भाषा कैसी है। वो तो ये भी पूछ रहे हैं कि 20 साल पहले का जो गेस्ट हाउस कांड है उसको भूल जाएंगे मायावती? लेकिन मैं ये कहूं कि मैंने उन्हें हमेशा बुआ का, उनका हमेशा सम्मान किया, ये बात क्यों नहीं कहते? अगर वो गेस्ट हाउस याद दिला रहे हैं तो ये भी तो याद दिलाएं कि मैंने हमेशा उनका सम्मान किया है। आपने उनको पत्थर वाली भी कहा था। क्या ये एक समय था, वो समय था। अब वो कहें कि उन्होंने हमें बबुआ भी कहा था तो हम लड़ना है, लेकिन हमारे लिए देश बड़ी बात है। ये झगड़ा मत लगाइए, अब झगड़ा लगने वगने वाला नहीं है। नहीं, झगड़ा लगाने की बात नहीं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कभी कोई सोच नहीं सकता था कि मायावती जी और अखिलेश यादव साथ साथ राजनीति करेंगे। अब क्योंकि मुलायम सिंह नहीं है पार्टी के सर्वे सर्वा के तौर पर, इसलिए ये नए अलायंस हो रहे हैं। भाई नेताजी ने ही पहले किया था, भाई कुछ तो नेताजी का मानेंगे, नहीं माने नेताजी की बात। अच्छा, ये नेताजी की बात मान रहे हैं आप? नहीं, अगर नेताजी ने कभी अलायंस किया था और देश को एक नया रास्ता दिखाया था, तो अगर हम आज अलायंस कर ले रहे हैं तो कौन खराब बात कर रहे हैं? देखिए, मायावती जी तो बार बार ये कहती रही कि सबसे करप्ट सरकार थी अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ये कहते रहे सबसे बेईमान सरकार थी तो मायावती जी की थी। आप कहते रहे उनकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर खराब था, वो कहते रहे आपके सरकार में गुंडों का राज था। ठीक है, हमारी दोनों की करप्ट सरकार थी, यूपी में भी ईमानदार सरकार है, दिल्ली में बहुत ईमानदार सरकार है। हम किसको सच माने? और आप तो कह रहे हैं कि सोशल इंजीनियरिंग, अब योगी जी ने कहा कि भाई दलित राष्ट्रपति तो हमने दिया, ये कहां से दलित की राजनीति करने आ गए? अब मैं ये कहूं कि मेरे क्षेत्र के बगल के हैं राष्ट्रपति जी, तो ये क्या बात हुई? वो मेरे क्षेत्र के बगल के हैं, उनके गांव को हमने जनरेशन बनाया, ये क्या बात हुई? लेकिन ये जो सारा समझौता मायावती के साथ हुआ है, ये दोनों का फायदा है, आपको लोकसभा इलेक्शन में फायदा हो और उनको राज्यसभा में। देखिए, जो 3 साल पहले हुआ था, 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 3 साल पह
चुनाव में अभी केवल उपचुनाव को लेकर के हुआ है। आपने मायावती जी का स्टेटमेंट सुना है, उन्होंने प्रेस में कहा और वही सच है, जो उन्होंने कहा हूबहू वही बात है। स्टेटमेंट तो हमने आपकी पार्टी के नरेश अग्रवाल जी का भी सुना है। वो अब मेरी पार्टी में नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी में है। उन्होंने कहा भारतीय कि जनता पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को गिरवी रख दिया मायावती जी के सामने, पार्टी का अस्तित्व नहीं रहा, अच्छा, इसलिए उन्हें मजबूर होकर छोड़नी पड़ी अच्छा, आपकी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद करोगे? वो सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी के नहीं है सदस्य। वो भारतीय जनता पार्टी तो ये कहेगी या कहलवाएगी अपने लोगों से। भाई परसों तक तो आपकी पार्टी के सम्मान्य सदस्य थे वो। अब दिल्ली में क्या एक रात में हुआ कि वो समाजवादी से बीजेपी हो गए, हमें खुद नहीं पता। नहीं, वो तो उन्होंने बता दिया, आपने राज्यसभा की टिकट नहीं दिया और जया बच्चन को दे दिया, ऐसे चले गए। हम दे ही नहीं सकते थे दो लोगों को, हमारे सामने भी मजबूरी थी कि हम एक ही लड़ा सकते थे। और मैंने बहुत लोगों से राय ली, पार्टी के लोगों से सुझाव लिया और मुझे लगा कि जया बच्चन जी को सदस्य बनना चाहिए, उनको राज्यसभा में जाना चाहिए, इसलिए मैंने तय किया उनके लिए। ये बात सही है कि चाचा रामगोपाल जी ने कहा था नरेश अग्रवाल को? ये हमारे अंदर की बात है, हम कैसे बता दें आपको अंदर की बात? अब तो टिकट दे दिया, अब तो बता सकते हैं। नहीं, स्वाभाविक है, बहुत सारे लोग थे, क्योंकि रिटायर कई लोग हो रहे थे। मैंने कई लोगों से बात की, जितने लोग रिटायर हो रहे थे मैंने बात की उनसे और मैंने कहा कि मेरे सामने ये दिक्कत है कि मैं एक ही को भेज सकता हूं। लेकिन ये भी सही है कि मुलायम सिंह जी चाहते थे शिवपाल जी को भेज दिया जाए राज्यसभा में। मेरी इस संबंध में निताई से बात नहीं हुई। हाँ, निताई से मैं मिला जरूर हूं कई बार, लेकिन इस संबंध में निताई ने कुछ नहीं कहा। तो जया बच्चन को राज्यसभा में भेजने का फैसला आपका है? मेरा, पार्टी का, तमाम लोगों का है। तो नरेश अग्रवाल नाराज हो गए तो ऐसी कोई बुरी बात? स्वाभाविक है, क्योंकि पार्टी में फैसला तो आपका ही खा जाएगा। मैं राय सुझाव किससे भी लूं, लेकिन फैसला तो अंतर्गत पार्टी का पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ही लेगा या पार्टी से सुझाव लेगा और लोगों से राय लेगा। लेकिन तो जिम्मेदारी तो हमारी ही बनती है। अब तो आप बीजेपी से कह रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, आप तो महिला आयोग से कह रहे हैं नरेश अग्रवाल के खिलाफ वो एक्शन मैं लेने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो बीजेपी के अब सदस्य हो गए हैं, मेरे पार्टी के सदस्य नहीं है। तो ऐसा उन्होंने क्या अपराध कर दिया कि आप उनको एक्शन करवाना चाहते हैं, बात करवाना? मैं समझता हूं बीजेपी के लोग ही क्या कह रहे हैं उनके बारे में। जिस समय से उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, बीजेपी के लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं। मैं कल रात से पढ़ रहा हूं, न्यूज अखबार में देख रहा हूं कि क्या कह रहे हैं बीजेपी के लोग उनके बारे में। लेकिन ये मुझे लगता है राज्यसभा चुनाव तक तो रहेंगे उस दल में, राज्यसभा चुनाव के बाद हो सकता है कोई कार्रवाई हो जाए। लेकिन जब वो आपकी पार्टी में थे तब भी बहुत सी बातें कहते थे, उन्होंने आर्मी का अपमान किया था, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में ऐसी बातें कही थी जो अपमान। अच्छा हुआ हमारी पार्टी से चले गए तो अच्छा हुआ। नहीं, उस वक्त आपने कभी एक्शन नहीं लिया जब इस तरह की वो बातें करते थे? मैंने एक्शन तो नहीं लिया, लेकिन मैंने उन्हें कहा जरूर कि इन बातों को मत कहा करो। आपने उनको समझाया जब उन्होंने कहा था कि विष्णु में विस्की है? अब मुझसे ज्यादा ये बीजेपी को सोचना होगा। अब मैं क्या सोचूं इस बारे में, जो उन्होंने कहा जिसमें हंगामा हुआ, बीजेपी सोचे कि कौन आया है उनके पास। लेकिन आपके मन में क्या है, ये जो गठबंधन है ये लोकसभा चुनाव तक चलेगा या ये भी नरेश अग्रवाल की तरह राज्यसभा तक खत्म हो जाएगा? मैं ये सोचता हूं कि हमारा गठबंधन है, हम सरकार में भी नहीं है अभी, तो चुनाव भी बहुत दूर है। देश को क्यों चिंता इतनी है, या बीजेपी को क्यों इतनी चिंता है? नहीं, ये तो आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी चिंता है। हमारे कार्यकर्ता खुश हैं। और जो दो चुनाव हुए हैं, गोरखपुर और फूलपुर, हमने देखा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री गांव का प्रचार कर रहे थे। अगर एक साल में कुछ काम किया होता तो गांव में क्यों प्रचार करना होता उन्हें? मीटिंगें कर रहे हैं, 20-20 मीटिंगें कर रहे हैं, 25-25 मीटिंग कर रहे हैं। प्रशासन की पूरी ताकत लगा दी कि ये जीतना ही है, जीतना। और क्या क्या भाषा का इस्तेमाल हुआ वहां, उनका व्यवहार, उनकी भाषा दिखाई देगी सबको। और फिर लाल रंग से क्यों चिढ़ है? लाल रंग तो कम से कम, क्योंकि मुख्यमंत्री ने शायद अब लाल उस पर रुकते नहीं होंगे, कम से कम वो लाल बत्ती बता दी कि रुक के चलिए, आप सावधानी से चलिए। तो ये लाल टोपी कम से कम उन्हें याद दिलाते रहे कि आप सावधानी से चलिए और उत्तर प्रदेश का विकास करिए, रास्ता मत भटकिए। और फिर जो कभी कभी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, वो अभी कह रहे कि औरंगजेब, अभी मैं औरंगजेब के बारे में पढ़ूं, पूरा मुगल एम्पायर पढ़ूं, फिर इन्हें बताऊं कि भाई औरंगजेब क्या है।
उसका साथ कौन देता था? फिर मैं उलझ जाऊं। अभी पद्मावती माला मामला आप जानते ही हैं, पूरा देश उलझ गया। इसलिए हम उनसे ये कहना चाहते हैं, विकास की बात करें, औरंगजेब की बात ना करें। ये कहें कि एक्सप्रेस वे जो हमने बनाया था उससे बेहतर, उससे जल्दी कब बनाओगे आप? और मैं यकीन दिलाता हूं आपको, हमने तो शिलान्यास कर दिया था एक्सप्रेस वे, जो पूर्वांचल समाजवादी एक्सप्रेस वे था। सरकार समाजवादियों की बनी होती तो वही एक्सप्रेस वे अभी तक सुल्तानपुर या आजमगढ़ पहुंच गया होता। लेकिन इन्होंने जो बजट दिया है, बाराबंकी तक नहीं पहुंच सकता, बाराबंकी नहीं पहुंच पाएगा। तो लैपटॉप बांटने की बात कही इन्होंने, इनके घोषणा पत्र पढ़िए आप, संकल्प पत्र पढ़िए, उसमें कहा कि हम लैपटॉप बांटेंगे। हम समाजवादियों ने तो बांटे, दिखाए, लोगों के पास हैं, आज भी चल रहे हैं, लेकिन इन्होंने नहीं बांटे अभी तक। तो अपना काम तो बताएं। आज 12वां ट्रेन आ गई है मेट्रो की, 12वीं ट्रेन आ गई आप, और जो काम समाजवादियों ने शुरू किया था, कम से कम और तेजी से उसको पूरा करो। लेकिन आप ये ट्रेन लाए, सड़कें बनवाई, लैपटॉप बंटवाए, इलेक्शन तो हार गए। यही मैं जानना चाहता था। मैं चाहता था कि आप यहीं आ जाएं, घूम करके यहीं आ जाएं, और यही जवाब है हमारा बहुजन समाज पार्टी का, यही जवाब है। क्योंकि जब मैं विकास की बात कर रहा था तो ये लोग कब्रिस्तान शमशान की बात कर रहे थे, जात और धर्म की बात कर रहे थे कि यादव ने लूट लिया सब, कुर्मी तुम्हें कुछ नहीं मिला, मौर्य तुम्हें कुछ नहीं मिला, पाल लोगों तुम्हारा छीन लिया, श्रीवास्तव तुम्हारा छीन लिया, हम ब्राह्मणों के खिलाफ हैं, हम ठाकुर लोगों के खिलाफ हैं। ये भाषा इस्तेमाल कर रहे थे बीजेपी के लोग। इधर मैं देखता हूं कि हर चीज आधार से जोड़ रहे हैं, रजिस्ट्री आधार से जुड़ गई, बैंक अकाउंट आधार से जुड़ गया, आपका मोबाइल आधार से, सिम आधार से, राशन कार्ड आधार से। हम कहते हैं कि हमारी जातियां भी आधार से जोड़ दो और गिन के बता दो कौन कितना है, हमारा झगड़ा मत लगाओ किसी से, और आबादी के हिसाब से सबको हक दे दो। कोई आंदोलन, पटीदार लोग कर रहे हैं आंदोलन गुजरात में, मराठा लोग आंदोलन कर रहे हैं, गुर्जर लोग आंदोलन कर रहे हैं, जाट लोग आंदोलन कर रहे हैं, और जाति धर्म के लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हमें सम्मान मिलना चाहिए। हम तो कहते हैं कि आधार अब आपके पास है, आप डिजिटल इंडिया के बहाने सबकी जातियां गिन लीजिए, और 2 महीने का काम है, बहुत ज्यादा काम नहीं है ये। जिस तरह मोबाइल पे आवाज आती है कि अपना सिम जोड़ लो, उसी तरह आवाज आए कि अपनी जाति बताइए और ये नंबर दबा दो, आपकी जाति रिकॉर्ड हो जाएगी। इतना आसान है टेक्नोलॉजी में आज, क्यों नहीं कर रहे ये लोग? तो मैं ये कह रहा हूं कि जब हम विकास की बात कर रहे थे, एक्सप्रेसवे की, मेट्रो की, आपके तमाम 4 लेनिंग हाईवे कैसे जुड़े, ये रिवर फ्रंट, आपके उत्तर प्रदेश का जो हमने डेयरी में काम किया, गन्ने का जो उत्पादन बढ़ाया, बिजली का बनाया। मुख्यमंत्री ये एक बात बहुत कहते हैं, 4 वीआईपी जिलों में बिजली आती थी और कहीं उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं आती थी। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, बहुत सीनियर नेता बीजेपी के वो धरने पे बैठ गए थे। मुझे लोगों ने बताया, प्रेस ने बताया, और उस समय इंटेलिजेंस के लोगों ने बताया कि अगर आपने इन्हें धरने पे नहीं उठाया तो हो सकता है इनकी जान चली जाए, बीमार हो जाए। मैंने उन्हें बुलाया, मैंने कहा क्या चाहते हैं आप? उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में 24 घंटे बिजली चाहते हैं। मैंने उसी दिन उनके कहने से प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में 24 घंटे बिजली दी थी। और नहीं मानते हैं आप, उनको बुलाइए, उनसे पूछिए। लेकिन मैंने उनसे ये कहा था कि मैं बिजली 24 घंटे दे रहा हूं आपके क्षेत्र में, लेकिन यूपी का कोटा बढ़वा दीजिए, क्योंकि 73 सांसद जीते हैं और प्रधानमंत्री जी भी यहां से हैं। आज तक कोटा बिजली का उत्तर प्रदेश का नहीं बढ़ा है, जो कोटा पहले था वही आज है। मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि अपने गोरखपुर में एक सब स्टेशन जो 1 साल में बनाया हो मुझे बता दें आप, 220, 132, 33, 11, अगर एक सब स्टेशन बना हो वो हमें बता दें। कोई बड़ी ट्रांसमिशन लाइन बिछाई हो तो बता दें। ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है बिजली का, प्रोडक्शन से लेकर के, जनरेशन से लेकर के, ट्रांसमिशन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक, ये समाजवादियों का देन है। इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा लोगों को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। ये सारे सवाल तो मैं उनसे पूछ लूंगा, लेकिन आपका रास्ता तय है कि आप विकास की बात नहीं करेंगे, आप नहीं, सोशल इंजीनियरिंग की बात करेंगे। मैं विकास का रास्ता नहीं छोड़ सकता हूं। विकास के रास्ते पे आने के लिए अगर मुझे कुछ करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। आपकी अदालत में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर इल्जाम है कि ये दकियानूसी हैं। आप सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे, लेकिन जब इंजीनियरिंग पढ़ते थे असली वाली, तो मैंने सुना कि तब से आपकी सोच ऐसी थी अंधविश्वास की, क्रिकेट खेलते थे और एक बार बॉल नाक पर लग गई तो आपने क्रिकेट छोड़ना छोड़ दिया कि ये तो अपशकुन है। ऐसा नहीं है।
सब मानते भी लोग हैं कई चीजों को और नहीं भी मानते हैं। आपने कहीं मेरे हाथ में अंगूठी नहीं देखी होगी, गले में कोई वो नहीं देखी होगी। हाँ, पूजा करता हूं मैं, नवरात्र अभी आने वाले हैं, मैं 9 दिन व्रत रखूंगा और इस बार कोशिश करूंगा कि नवरात्र में जो भी पूजा पाठ हो उसकी पिक्चर जरूर आ जाए, लोग जान जाएं कि भाई मैं भी पूजा कर रहा हूं, मैं भी हिंदू हूं, लेकिन मैं दूसरे तरह का हिंदू हूं, बैकवर्ड हिंदू हूं। मैं फॉरवर्ड हिंदू नहीं हूं, मैं बैकवर्ड हिंदू हूं। ऐसे हिंदू हैं कि जो अंधविश्वास की वजह से नोएडा नहीं जाते। देखिए, मैंने ये कहा था, मैं नोएडा गया हूं और मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने साइकिल चलाई थी नोएडा से लेकर के और आगरा तक, खुद साइकिल चलाई थी। मैं नोएडा गया था, एक सरकार में कोई नहीं गया था, लेकिन मैंने ये कहा था कि अगर सरकार बनती है तो मैं नोएडा जरूर आऊंगा। सरकार बनी नहीं, अब मैं चला भी जाऊं नहीं भी जाऊं तो कोई मतलब नहीं बनता है, मैं जरूर नोएडा जाऊंगा। नहीं, आप 5 साल मुख्यमंत्री रहे, तो अंधविश्वास तो यह है ना कि मुख्यमंत्री अगर चला जाए नोएडा तो फिर दोबारा सत्ता में नहीं आता। मैं क्योंकि एक्सप्रेसवे और मेट्रो बनाना चाहता था, मैं कोई ऐसा नहीं करना चाहता था कि कहीं सरकार का कुछ हो जाए, लेकिन मैंने ये कहा था पिछली बार कि 2017 में सरकार बनेगी तो सबसे पहले मैं नोएडा जाऊंगा, लेकिन सरकार ही नहीं बनी। अभी मैं कुछ दिन पहले गया था नोएडा। नहीं, मैंने सुना कि सरकार में होते हुए मायावती जी गई थी, राजनाथ सिंह जी नहीं गए थे। जो जाता है उसके बारे में कहा जाता है वो फिर मुख्यमंत्री में, लेकिन अब योगी जी तो 3-3 बार हुआ है। हाँ, कुछ उन पे है ताकत इस तरह की, लगता कुछ पूजा पाठ है उनके पास, कुछ ऐसा जो सीधा संपर्क है उनका, जिससे कुछ नहीं हो रहा। लेकिन सुनने में तो आ रहा है कि सरकार कोई काम नहीं कर पाई, लगता है नोएडा का ही असर है वो। देखिए, योगी जी की सरकार के बारे में आप बात करें बार बार, उन्होंने तो कोट किया आचार्य रजनीश को, और आचार्य रजनीश से कहा कि आज के युग का सबसे बड़ा अंधविश्वास समाजवाद है। मैं उनसे कहूंगा कि अगर विवेकानंद जी ने क्या कहा समाजवाद पे अगर वो कोट करते तो शायद हमें और उनको भी अच्छा लगता, पूरे देश को अच्छा लगता। अब ओशो रजनीश को पढ़ रहे हो, बात मैं थोड़ी बहुत इधर उधर बढ़ा दूं तो आप भी सोचोगे कि मैं क्या कह रहा हूं। ओशो रजनीश के बारे में अगर पढ़े तो अच्छी बात है, तो कुछ किताबें मैं भी बता दूं, वो पढ़ लें। लेकिन आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव आया है? हाँ, बदलाव तो आया है, काम नहीं हो रहा, कुछ सब काम रुका हुआ है, यही बड़ा बदलाव है। हम तो मजदूर घूम रहा है, काम ही नहीं है उसके पास। हम सरकार बताए कि आखिरकार लखनऊ में जो कॉन्क्रीटिंग होती थी या कितने लेबर को काम मिलता था, आज कितने लोगों को काम मिल रहा है? सब काम रुका पड़ा है, सब काम रुक गया है, पता नहीं क्यों। और अपना काम तो करें, कुछ अपने की योजनाएं लाएं। अब कह रहे हैं कि हम एक डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे। मैं उनसे कहता हूं, एक पिपरा घाट पे केवल एक पुल का पिलर बनना है, उसकी जमीन डिफेंस से दिलवा दो। ये कुकरेल के किनारे मायावती जी ने शुरू किया था, 5 साल मैं डिफेंस से परमिशन मांगता रहा, वही बना करके दिखा दो। ये जो कैंट की रोड है, ये सुल्तानपुर वाली रोड है, इसको चौड़े का करने का प्रस्ताव 8 लेन का मैंने भेजा। आप बनाना तो डिफेंस कॉरिडोर चाहते हो, एक पिलर की परमिशन नहीं ला सकते, एक फ्लाईओवर बनाने की परमिशन नहीं ला सकते, और फिर कौन सा डिफेंस कॉरिडोर? आपने किया गया डिफेंस के लिए? किया क्या? आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, पूरी दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति आए, लोगों ने वायदा किया। मुझे खुशी है इस बात की कि एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट मीट हुई यहाँ पे। अच्छा हुआ इतने बड़े पैमाने पे उद्योगपति आए, हम और उन्हें बधाई देंगे कि जितना उन्होंने कहा है वो पूरा जमीन पर उतार दें। अभी सुनने में आ रहा है कि 13 करोड़ की कंपनी ने कितने हजार करोड़ का एमओयू साइन कर दिया। अगर ये बातें खुलेंगी तो बदनामी सरकार की होगी, और फिर कम से कम जो उद्योगपतियों ने अपनी बात रखी, उनकी बात तो ध्यान से सुनते। जो पहला भाषण हुआ उसमें कहा गया कि हाँ, उत्तर प्रदेश में हमने 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 10,000 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो क्या ये समाजवादी पार्टी नहीं करवा रही थी इन्वेस्टमेंट? तो आपने एक उद्योगपति ने कहा, दूसरे उद्योगपति ने कहा कि मैंने एमओयू किया था, मैंने 3,000 करोड़ के लगभग इन्वेस्ट किया है यूपी में, हम बाकी इन्वेस्टमेंट और करेंगे। एक उद्योगपति ने कहा कि ये डायल 100 बहुत अच्छा है, इसमें हमने काम किया है, आने वाले समय में और इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्या ये उद्योगपतियों का भाषण नहीं सुना मुख्यमंत्री जी ने? ये क्या बोल के गए? उनका कहना है कि आपके समय में इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं होता था, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब थी। मैं उनसे कह रहा हूं शायद उन्होंने मुकेश अंबानी जी का भाषण ध्यान से नहीं सुना। आज तो रिकॉर्डेड होगा, दोबारा सुन लें।
क्या कह के गए? वो कानून व्यवस्था पे नहीं कह के गए। उन्होंने कहा कि हम 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, 10,000 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट करेंगे। और मैं याद दिला दूं, हजरतगंज में अगर किसी ने वाईफाई का उद्घाटन किया था तो फ्री वाईफाई का उद्घाटन हम ही ने किया था, और आज भी फ्री चल रहा है वहां पे हजरतगंज। ये जाकर के मुख्यमंत्री जी देखें। हाँ, ये अच्छी बात है कि एक्सरसाइज होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट की एक्सरसाइज होनी चाहिए, लेकिन क्या बेहतर देंगे आप? आपका दिल तो बहुत छोटा है। आप ये नहीं कह पाए कि लखनऊ की मेट्रो पुरानी सरकार ने बनवाई। आप ये नहीं कह पाए कि नोएडा की जो दिल्ली से जोड़ने वाली मेट्रो थी वो भी समाजवादी सरकार ने बनाई। आप ये भी नहीं कह पाए कि कल जो प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया सोलर का, वो आखिरकार किस सरकार का इनिशिएटिव था। आप नहीं कह पाए, सच नहीं बोल पा रहे। पिछली बार प्रधानमंत्री जी आए थे, शास्त्री पुल का उद्घाटन करवाया था मुख्यमंत्री जी ने। मैं पूछना चाहता हूं, आखिरकार शास्त्री पुल किसने बनवाया था? नेताजी ने शिलान्यास किया था, कुछ समय रुक गया था काम, उद्घाटन का वक्त हमने पूरा किया उसको। और फिर ये सरकार तो इतनी अच्छी है कि उद्घाटन का उद्घाटन करती है। ये जो मेट्रो थी सब बनके तैयार थी, एनओसी रोका हुआ था सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का दिल्ली से इन्होंने। इसी तरह गाजियाबाद में एलिवेटेड सड़क बनी खड़ी है, 6 लेन एलिवेटेड सड़क, और 10 किलोमीटर की पूरे देश में कहीं नहीं बनी है। मुंबई में नहीं बनी हुई, बेंगलोर में नहीं बनी हुई, हैदराबाद में नहीं है, लेकिन आपके गाजियाबाद में दिल्ली से जोड़ने के लिए बनी है। एलिवेटेड सड़क बनी खड़ी है। ये इसलिए नहीं उद्घाटन हो रहा है, जनता को ये बता दें कि हाँ बीजेपी ने उसमें कुछ योगदान इसलिए किया है। उद्घाटन नहीं हो रहा, हमारे पास इनफ सिक्योरिटी नहीं है उन हाईवेज के लिए। आपने सड़कों तो बना दी लेकिन कानून व्यवस्था नहीं सुधारी। मैं कहता हूं चीफ सेक्रेटरी ने दिल्ली में जाकर के सबसे पहले तारीफ अगर किसी की थी 100 नंबर की थी, डायल 100। और डायल 100 ये मैं नहीं कहता हूं, सबसे ज्यादा अवार्ड अगर किसी को मिले तो डायल 100 को मिला है। और मैं कहता हूं ये डायल 100 की बीजेपी की सरकार हरियाणा की नकल करना चाहती है और प्रदेश के लोग नकल करना चाहते हैं। वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम अगर पुलिस को किसी ने दिया है, रिस्पॉन्स सिस्टम, तो वो समाजवादी सरकार ने डायल 100 के नाम पर दिया है। और आज भी यूपी में कोई फोन मिला है 10 या 15 मिनट में पहुंचती है, ये योगदान समाजवादियों का है। अगर पुलिस में भ्रष्टाचार हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार हम नहीं है, हम तो सरकार से बाहर हैं, वो खुद जिम्मेदार है उसके लिए। मेरे पास में उस वक्त कुछ आंकड़े हैं, 2008 से 2016 के बीच जब बुआ जी की और आपकी सरकार रही थी तो अपहरण के मामले 193% बढ़ गए थे, 193%। और आपके कार्यकाल के दौरान महिलाओं की जान मुसीबत में होती थी। 2012 से 2016 के बीच में राज्य में बलात्कार के जो केसेस थे उनमें 145% की वृद्धि आई थी। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस सरकार का 1 साल का वो भी डेटा दे दीजिए। और अगर वो डेटा आप पे नहीं है, 2 डेटा, एक तो होम मिनिस्ट्री का डेटा हो वो आप पढ़ दीजिए कि कितना बढ़ गया है, और दूसरा अगर डायल 100 का डेटा अगर आप ला सकें वो अगर आप पेश कर देंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आखिरकार यूपी में हो क्या रहा है। इस सरकार का तो ये डेटा है कि जो अपराधी हैं, होम मिनिस्ट्री अपराधी भाग रहे हैं। नहीं, मैं स्टेटमेंट पुलिस का किसी नेता का नहीं सुनना चाहता। मैं अगर जैसे आपने आंकड़े पढ़े हैं तो वो आंकड़े इस सरकार के भी पढ़ देने चाहिए। होम मिनिस्ट्री ने जो आंकड़े पेश किए हैं, होम मिनिस्ट्री हमारी नहीं है, उन्हीं की सरकार है, आखिर वो क्यों नहीं पढ़े। और फिर मैं कहता हूं बीजेपी के पूर्व विधायक, उनके बेटी की हत्या हो गई, गवर्नर हाउस मुख्यमंत्री के दोनों के बीच में घर था, वो हत्या हुई और क्या हुआ उसके बाद? बड़ी इज्जत से उसको पकड़ कर जेल भेज दिया जिसने हत्या की। पूरे देश ने देखा कि खाने पे झगड़ा हो गया, एक पासी लड़के को किस तरीके से मार दिया। उसको जो पकड़ा गया बड़े इज्जत से पुलिस ने पकड़ के बंद कर दिया। किसको पुलिस पकड़ रही है? जो आलू लेकर के यहां आ जाएगा उसे कहेंगे ये आतंकवादी आ गया। आलू की कीमत दी नहीं, किसानों का कर्ज नहीं माफ किया। ये आंकड़ों से हमें उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनसे कहते हैं आपने 2 घोषणा पत्र बनाए, एक दिल्ली सरकार का, एक उत्तर प्रदेश सरकार का। अब तो सरकार आपकी है, 2 इंजन की सरकार है आपकी, इससे बड़ी सरकार तो नहीं हो सकती। आप बताइए कि आपने क्या काम किया है। आप डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं, कितने सैनिक स्कूल बनाए आपने यूपी में बताइए। आपने कितने सेंट्रल स्कूल बनाए हैं आप बताइए। आप जो मैंने लिख करके दिया, ग्वालियर से लिपू लेक सड़क बननी चाहिए 4 लेन 6 लेन, आप बताइए उस पर क्या कार्रवाई की है आपने। उस पर डिफेंस जो कैंटोनमेंट है, ग्वालियर का है, फतेहगढ़ का है, आपका बरेली का आता है, रानीखेत का आता है। मैं पूछना चाहता हूं बबीना के लिए क्या किया है, जो सबसे बड़ा आर्मर्ड का सेंटर है। हम तो वहां गए थे क्योंकि मेरा सीनियर वहां पर था एक फौज का, उस सीनियर ने मुझे दिखाया टैंक कैसे होता है। टैंक इनफैक्ट चलवाया भी उसने हमसे,
बैठ जाओ, दिखाया भी कि कैसे चलता है। उसके लिए क्या किया? ये सब करते करते आपको 5 साल लगे थे ना, इनको तो अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। ये बहाना नहीं हो सकता। हमें तो बोला जाता था कि आप 5.5 मुख्यमंत्री हो, 5.5 मुख्यमंत्री बोला जाता था। मैं उनसे कहता हूं कि आप जो एक्सप्रेसवे हमने बनाया है, समाजवादियों ने जो बनाया एक्सप्रेसवे, इससे बेहतर एक्सप्रेसवे बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, ये बताइए पहले। और अगर हमने समाजवादियों ने मिलकर के लखनऊ में, गाजियाबाद में नोएडा को जोड़ने वाली, नोएडा ग्रेटर नोएडा वाली मेट्रो बना दी, कानपुर की शुरू कर दी थी, आपकी बनारस की डीपीआर शुरू कर दी थी, तो आखिरकार मेट्रो बनाओगे कि नहीं बनाओगे? आप काम तो करना नहीं चाहते। क्या काम करना चाहते हैं आप? जो 4 लेनिंग किया, मैं पूछना चाहता हूं, पिछले वर्ष में, आप मुख्यमंत्री जी से पूछ लीजिएगा, पिछले वर्ष में बहुत बड़ा क्राइसिस था, मान लीजिए बच्चों की जान चली गई ऑक्सीजन की वजह से, जिम्मेदार सरकार है, बच नहीं सकती, किसी बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं कराया, जो एडमिट थे बच्चे उनके कार्ड लेकर के भगा दिया, माओ को भगा दिया इन्होंने, कोई मदद नहीं की। 500 बेड का अस्पताल बन रहा था। मैं पूछना चाहता हूं, गोरखपुर में पिछले साल कितना बजट दिया आपने? पीजीआई की तरह सुविधाएं देना शुरू कर दी थी हमने। यहां केजीयूमे के सभी स्टाफ को मिल गई, यहां लोहिया इंस्टीट्यूट को मिल गई, सैफिक इंस्टीट्यूट को मिल गई। मैं पूछना चाहता हूं, गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज को कब सुविधा दोगे, वो पीजीआई वाली, वहां के टेक्निकल स्टाफ को? एम्स की जमीन हमने दी, उसके लिए भी नहीं कह सकते कि जमीन नहीं दी हमने एम्स में। पहले जमीन दी, इन्हीं बीजेपी के लोगों ने झगड़ा लगा दिया, कोर्ट में चले गए। हमने दूसरी जमीन दी, शिलान्यास हुआ, बताइए एम्स कितना बन गया वहां पर? गोरखपुर से देवरिया 4 लेन बन रही है, उसका बजट कितना है? देवरिया से सलीमपुर सड़क बन रही है, उसका बजट कितना है? लखनऊ से हरदोई सड़क बन रही थी 4 लेन, आप तो खुद कह रहे हैं कि डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा, ये तो रक्षा मंत्री ने आकर अनाउंस किया है। आप सिविल एविएशन मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। मैं ये कहता हूं, डिफेंस कॉरिडोर तब बनाओगे जब सरकार के 5 बजट चले गए। अब डिफेंस का 6वां बजट कौन देगा, ये बताइए। आप 5 बजट में हमें बताइए डिफेंस कॉरिडोर के लिए क्या पैसा दिया है? कोई पैसा दिया हो तो बताइए। अभी इन्वेस्टमेंट समिट के बाद ही तो अनाउंस हुआ है, वो बजट के बाद में नहीं। आप प्राइवेट बनवाना चाहते हैं, सरकार का बनाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? आपने कहलवा दिया कि आम की मंडी बननी चाहिए, वो दशहरी आम बहुत अच्छा है। यहां पर आम की मंडी का काम चल रहा था, वो काम रोक दिया आपने। आप कहते आलू की मंडी बननी चाहिए, आलू बाहर जाना चाहिए। आप कह रहे सारे आप बड़े अच्छे काम कर रहे थे और वो सारे काम रोक दिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, जमीन कह रही है, जो काम शुरू हो रहे थे वो रोक दिए। एक्सप्रेसवे के किनारे हम मंडी बना रहे थे, आलू की मंडी बन रही थी, आपने रोक दिया। प्रधानमंत्री जी से कहलवा दिया कि परफ्यूमरी बहुत है, यहां पर खुशबू का कारोबार बहुत है, हम उसके लिए म्यूजियम, परफ्यूमरी के लिए अलग से एक इंडस्ट्री का सेटअप हो, कॉमन प्रोसेसिंग प्लांट लगे, उसका काम रोक दिया। दशहरी की आम की मंडी का काम रोक दिया। एक्सप्रेसवे कितना खुदवाया हम ही जानते हैं। हम कहते हैं जो काम सरकार में चल रहे थे, कम से कम उनको आगे तो बढ़ाओ, उससे बेहतर करिए। आप पे वे आउट क्या है किसानों के लिए? दूध का, अमूल कह रहे हैं कि आपने जो रास्ता दिखाया था उस पर चलें। मैं नहीं कह रहा हूं, या अपने घोषणा पत्र पे चलें, या जो समाजवादियों ने काम किए थे अगर खराब थे देखिए, तो आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपके कामों को तो याद दिलाते हैं ना, आपके राज में हर इम्तिहान में नकल होती थी, सख्ती की तो 10 लाख बच्चों ने कहा कि इम्तिहान नहीं देंगे। आपको जानकारी नहीं होगी शायद, बीजेपी के घर पर बीजेपी के नेता नकल करा रहा था। बीजेपी का नेता, बीजेपी, ये देखिए बहुत अच्छा काम करती है बीजेपी। देखिए, उन्हें नौकरी देनी नहीं है, रोजगार देने नहीं है, नौकरी रोजगार है नहीं, बीपीएड वालों की नौकरी छीन ली, जो टीईटी पास थे 2011 में उनकी नौकरी छीन ली, पुलिस भर्ती हमने कर दी। वो कहते हम इंटरव्यू नहीं होने चाहिए, हमने कहा कि इंटरव्यू बिना किए हम भर्ती कर रहे हैं, वो भर्ती रोक दी पुलिस की, सब भर्ती रोक दी इन्होंने, पुलिस जितनी हो सकती है। इन्होंने पे नौकरी रोजगार है नहीं, 2 करोड़ का वादा किया था कि हर साल नौकरी मिलेगी, तो इन्होंने कहा कि नौकरी कैसे मांगेंगे, इनको पास ही मत होने दो, मतलब नकल करने दो। नहीं, पास ही मत होने दो। तो पास तो नकल करके होते ना। बच्चे न परीक्षा लिख पाए, इसकी साजिश थी, और नकल हुई। बीजेपी के नेता के घर में नकल हुई, गोरखपुर जहां से मुख्यमंत्री वहां से नकल हुई। आपके राज्य में नकल होती थी कि नहीं होती थी? नहीं, नकल होती है। नकल, देखिए, नकल एक विषय ऐसा है, जो जितने पास हैं, जितने लोग हैं, मैं कहूं हमने भी नकल की होगी, आप कहें शायद नहीं की होगी नकल। है कोई ऐसा नहीं है जो ये कहते कि नहीं मैंने कभी नकल नहीं की। जितने बच्चे हैं 10% मैं मान सकता हूं जो नकल नहीं करते, बाकी थोड़ा बहुत तो पूछ, या थोड़ा बहुत कहीं फंस जाएं, अटक जाएं तो पूछ लेते हैं, उसको नकल बोलोगे आप। और अगर आपको नकल रोकनी है, अगर आपको नकल वाकई रोकनी है,
दुनिया में दूसरी जगह व्यवस्थाएं हैं, यूरोपियन कंट्रीज में व्यवस्था है। देखिए, ये गंभीर सवाल है। आप कह रहे हैं कि नकल करें तो करने दो, यही ऐसे चला आपका 5 साल सरकार। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। पहला मैं ये आपका कह रहा हूं कि ये इन पे नौकरी रोजगार नहीं है, इसलिए जानबूझ करके नकली शक्ति दिखाई, जिनको नकल करनी थी उन्हें नकल कराई, अपने लोग पकड़े गए, थोड़ा बहुत दिखा दिया। बीजेपी के घर में 62 लोग पकड़े गए नकल करते हुए, बीजेपी के घर में। एग्जाम सेंटर कहीं और, कॉपी लग रही बीजेपी के घर में। क्या कार्रवाई की? ये बताइए कि नकल होनी चाहिए। और अलीगढ़ में बताइए नकल पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए बीजेपी के लोग? आपने गोरखपुर में पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? आपके राज में पकड़े थे क्या? और मैं बताता हूं आपको, जब प्रधानमंत्री जी ने एक बार नकल के लिए कहा था, मुझे अच्छी तरह याद है, वो वीडियो दोबारा निकाल लीजिए। जब प्रधानमंत्री जी नकल के लिए कह रहे थे कि नकल हो रही है यूपी में, सबसे ज्यादा नकल करने वाला नेता उनके पीछे बैठा हुआ था। आप निकाल लीजिए वो रिकॉर्डिंग पुरानी, और किसी से पूछ लीजिए आप गोंडा बहराइच में कि भाई इनमें नकल कराते हैं कि नहीं कराते हैं। तब कुल में आप कह रहे हैं कि नकल हो, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं, मैं जो बात दूसरी कह रहा हूं, और भी व्यवस्थाएं हैं। आप बच्चों को एग्जाम नहीं लिखने देना चाहते हो। यूरोपियन कंट्रीज में व्यवस्थाएं हैं, ओपन बुक एग्जाम होते हैं, लोगों को बड़ा आसान लगेगा। आप दीजिए ओपन बुक, क्यों नहीं करते हैं आप ऐसी पढ़ाई का इंतजाम करिए। चलो हमारी व्यवस्था खराब थी, कुछ तो करो आप। हमने लैपटॉप दिया, कम से कम बच्चे अपने आप सीख गए, पढ़ लिए, नौकरी पा गए। आपने जात और धर्म के बहाने उनका लैपटॉप भी छीन लिया। आपने घोषणा पत्र में कहा था लैपटॉप देंगे, 2 बजट निकल गए, कहां है लैपटॉप? बताइए हमें बताएं ना। और किसानों का कर्ज माफी की बात कही थी, कितने किसानों का कर्ज माफ कर दिया? किसी का 45 पैसे, किसी का 1 रुपया। ये कोई कर्ज माफी है? देखो किसान किस तरीके से दुखी होकर के मुंबई तक चलाया पैदल पैदल। ये देश की हालत पैदा की। लेकिन मुंबई वालों ने तो अपना आंदोलन वापस ले लिया। यूपी में तो सबने कहा कि हम पूरा कर्ज माफ करेंगे। कर्ज कहां माफ हुआ? महोबा में, हमीरपुर में, बांदा में तमाम किसानों ने आत्महत्या कर ली कर्ज की वजह से। लेकिन सरकार को दावा, उन्होंने तो बजट तो प्रोवाइड किया ही है। अरे बजट से क्या है? आपने तो कहा था पूरे किसानों का कर्ज माफ करेंगे। ऐसे तो ये भी कहा था कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार रुक जाएगा। मुझे बताओ भ्रष्टाचार कहां रुक गया? उनका तो दावा है कि ये सरकार ऐसी है जिस पर एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। उन्हीं के मंत्री, सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि पुरानी सरकार में 500 रुपए अगर लिए जाते थे तो इस सरकार में 5000 लिए जाते हैं। और इनके विधायक धरने पे बैठे कि बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। इन्हीं के विधायक। भाई आपकी सरकार को लगता था कि आपके जो मंत्री है वो एक्सटॉर्शन करते हैं। कोई मंत्री रेप में पकड़ा गया, कोई आदमी पैसे लेते पकड़ा गया, कोई गुंडागर्दी पकड़ा गया। उसके लिए कानून है और कार्रवाई होती है। कहने से कोई भी कह सकता है, आरोप लगा सकता है। अगर कहीं किसी ने किया हो लेकिन ऐसे आरोप पिछले साल भर में योगी जी की सरकार पर तो नहीं लगे। किस तरह के आरोप? लूट खसोट। आप लूट खसोट के? उनके साथ कैबिनेट बैठने वाला मंत्री ये कह रहा है कि पुरानी सरकार में 500 रुपए लिए जाते थे, इस सरकार में 5000 रुपए लिए जाते हैं। भदोई का विधायक धरने पे बैठ गया, पूरे दिन धरने पे बैठा रहा भ्रष्टाचार की वजह से। मैं कितनी उदाहरण दूं आपको। एक पुलिस के कप्तान की वो वीडियो वायरल चल रही है पैसे मांगने की। किसका बताऊं मैं? ये तो सब आपके अपॉइंट के लोग हैं ना जो कप्तान वगैरह। 1 साल हो गई, मैं आईपीएस नहीं बनाता हूं। मैं आईपीएस नहीं बताता हूं। लेकिन आप नहीं मानते कि व्यवस्था में कुछ भी सुधार हुआ है 1 साल में? मैं ये समझता हूं 1 साल में अगर कोई एक ऐसा काम बता दें जिससे जनता को लाभ मिला हो, वो बताएं। मैं चलिए, मैं उनसे बहुत सारे हैं सवाल उनसे पूछूंगा, लेकिन अभी आपका नंबर है और सवाल मेरे पास में है। आपकी अदालत में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर इल्जाम है कि ये हिंदू विरोधी हैं। अब योगी जी कह रहे हैं कि आपकी सरकार में गै से गधा पढ़ाते थे, अब गै से गणेश पढ़ाते हैं। देखिए, अब सरकार हमारी नहीं है, सरकार से हम बाहर हैं। मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं और बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि जन्माष्टमी थाने में नहीं मनाई जाती थी जब मैं मुख्यमंत्री था। हाँ, ये कहा उन्होंने कि आपने थाने बंद कर दिया था। मुझे एक थाना बता दो जहां पर जन्माष्टमी नहीं मनाई गई। ये जन्माष्टमी का त्योहार पुलिस का है, और एक बार हमें बता दो जब मैं पुलिस लाइन न गया हूं। अगर उन्होंने बुलाया मैं पुलिस लाइन जन्माष्टमी गया, और फिर वो भी हमारे भगवान की जन्माष्टमी नहीं मनाऊंगा मैं। ये क्या बात हुई? हो सकता है मनाते थे लेकिन कहते नहीं थे आप कि कहीं मुसलमान नाराज होकर चला न जाए। देखिए, जहां तक मुसलमान की बात है, मुसलमान खुश है कि हिंदू त्योहार मनाए, लेकिन त्योहार के बहाने ये अपनी राजनीति के लिए नफरत फैलाते हैं। मैं हिंदू नहीं हूं, वो आप हिंदू हैं।
तो मैंने कहा ठीक है, हो सकता है हम बैकवर्ड हिंदू हों, ये नई परिभाषा है। वो शायद हिंदू हैं, हम बैकवर्ड हिंदू हैं, इतना ही तो फर्क है। और फिर मैं कहता हूं हमारे से ज्यादा गाय बता दें इनके घर पर हों, बीजेपी के नेता बताएं, अब ऊपर से नीचे 3-4 नेता 5, जितनी गाय हमारे यहां बता दें। मेरी पत्नी हर बृहस्पतिवार को व्रत रखती हैं, मुझे पता है कि बृहस्पतिवार को वो क्या खाती हैं। बताएं ये कौन व्रत रखता है इनके घर में? कौन रखता है व्रत? उनके घर में कोई है ही नहीं तो तो मैं नवरात्र के व्रत रखता हूं, मैं नवरात्र के व्रत रखता हूं, लेकिन मैंने कभी प्रचार नहीं किया। मेरे घर पे गांव में हनुमान जी पिछले कई वर्षों से हैं। मैंने इस बार गया, बाबा और ताऊ जो पुराने लोग हैं परिवार के, मैंने उनसे पूछा ये हनुमान जी कब से हैं? बोले हनुमान जी हमारे से पहले से यहां हैं, लेकिन तुमने ज्यादा बड़े कर दिए, ये पहले से हनुमान जी यहां हैं। हमारा कभी भी सैफई महोत्सव हुआ होगा, कभी भी बिना हनुमान जी के पूजा किए नेताजी ने शुरू नहीं किया होगा वो। अच्छा, हमारे गांव में पहले से और भी मंदिर वगैरह हैं। मैं एक बार गिनता गिनता आया तो मेरे गांव के आसपास करीबन 38 मंदिर बने हुए हैं। एक एक गांव में 3-3, 4-4, 5-5 मंदिर बने हुए हैं, और हमें कहते हैं कि हम खिलाफ हैं क्योंकि इन्हें राजनीति करनी है। नहीं, देखिए वो ठीक है, वो कहते हैं कि घर में जनेऊ पहनते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, कृष्ण जी की पूजा करते हैं, लेकिन बाहर गोल टोपी लगा के आते हैं और घुटने टेकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं वैसा हिंदू हूं, मैं ऐसा भारतीय हूं जो हर त्योहार मनाता है और हर त्योहार में उनकी खुशी में शामिल होता हूं। यही हजरतगंज में बचपन से देखता आया हूं, 24 और 25 तारीख को न जाने कितने लोग, हिंदू मुसलमान क्या सब धर्म के लोग मिलकर के मनाते हैं क्रिसमस। नहीं मनाते क्या? हमारे लोगों को और खासकर भारतीय लोगों को यह गर्व करना चाहिए कि हमारा देश ऐसा है जिसमें सब धर्मों की खुशियां मनाई जाती हैं। कम से कम ये गर्व करना चाहिए। गर्व इस बात का नहीं होना चाहिए कि मैं हिंदू हूं, गर्व इस बात का करना चाहिए कि मैं हिंदू हूं, साथ साथ में और धर्मों को भी अपने साथ बराबर का सम्मान देता हूं। तो फिर जब योगी जी ताजमहल गए तो उस पर क्यों आपत्ति की? नहीं, मैंने आपत्ति नहीं की। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है इनका पेटेंट है ताजमहल के ऊपर। मैं भगवान राम और भगवान कृष्ण का धन्यवाद देता हूं, दोनों का, कि मुख्यमंत्री जी से वहां पे झाड़ू लगवा दी। मैं दोनों भगवान का धन्यवाद देता हूं। और फिर भगवान विष्णु के दोनों अवतार हैं, राम और कृष्ण, क्या झगड़ा है? हम जितना राम को मानते उतना कृष्ण को मानते हैं। ये कौन है बीजेपी वाले तय करने वाले कि आप किसको मानोगे किसको नहीं मानोगे? ये मुझे ये बताइए। ये हिंदू तो कह रहे हैं, इन्होंने जब शपथ ली होगी, वो शपथ क्या ली थी? आज तो पढ़ी होगी, मैं ईश्वर को साक्षी मान करके संविधान की शपथ लेता हूं। क्या संविधान आपको यह रास्ता दिखाता है? ये कहते हैं समाजवादी। समाजवादी शब्द से चिढ़ है। हम अगर पूजा करें तो हमसे नाराज हैं, लेकिन हमने भी तय कर लिया है इनसे अच्छी पूजा, इनसे बड़ी पूजा हम लोग भी करेंगे। लेकिन जब चुनाव आएगा तो हम इन्हें मुद्दे से नहीं हटने देंगे। ये समझदार रहें, ये सावधान रहें हमसे। हम इनसे मुद्दे से नहीं हटने देंगे। ये अभी औरंगजेब की बात कर रहे थे चुनाव में, हमने कहा बताइए आपने क्या किया गोरखपुर में? केवल समाजवादी पार्टी के काम है, उन्हीं को आगे बढ़ा पाए और नया काम कोई नहीं कर पाए। हमने पूछा कि क्या किया आपने काम, बताइए लखनऊ में। भाई मुख्यमंत्री जी चित्रकूट भी गए, अयोध्या भी गए, मथुरा भी गए, तो ऑन रिकॉर्ड में कहता हूं कि जितना काम हमने मथुरा में किया है पूरे 5 साल में उतना काम करके दिखाएं। 2000 करोड़ की सड़क स्वीकृत की मैंने, 2000 करोड़ की। वृंदावन में काम किया। मुझे याद है मैं जब अक्षय पात्रा में हुआ था, सबसे बड़ा दुनिया का मंदिर बना रहे हैं, उसका नक्शा पास अगर किसी ने किया है तो समाजवादी सरकार ने उसका नक्शा पास किया। मैंने जाकर के वहां शिलान्यास किया उस मंदिर का जो दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर बन रहा है। वहां पर एक नाला बहता था, बदबू आती थी लोगों को। उस ब्यूटिफिकेशन अगर वृंदावन में किसी ने किया तो समाजवादी सरकार ने किया, और एक्सप्रेस वे से सीधा जोड़ने का काम अगर किसी ने किया वृंदावन में तो समाजवादी सरकार ने किया। और बताऊं मैं, गोवर्धन में जहां पदयात्रा होती थी, जहां लोग घूमते थे, जो बहुत ही बड़े पैमाने पे लोग आते हैं, चाहे वहां स्ट्रीट लाइटिंग हो, चाहे सुंदरीकरण हो, चाहे वहां वॉशरूम हो, चाहे पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे उसको सुंदरीकरण की बात हो, किसी ने की है तो समाजवादी सरकार ने की है। तो बाईपास बनाने का काम समाजवादी सरकार ने किया। मैं केवल ये कह रहा हूं कि 2000 करोड़ का काम केवल मैंने मथुरा वृंदावन में किया है। ये बताएं, मथुरा में भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बने, लेकिन अयोध्या में राम का मंदिर न बने। मैं क्या कह रहा हूं,
मैं ये कह रहा हूं कि 2000 करोड़ की सड़क मैंने दी है मथुरा वृंदावन में। ये बताइए सरकार। लेकिन जहां अयोध्या का सवाल आता है वहां आप चुप रहे। मैं एक बात पहले बोल दूं, उसके बाद वहां की भी बात कर लूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को कि 2000 करोड़ की सड़क मैंने दी है वहां पर मथुरा वृंदावन में। अभी शाम को आएंगे, आप उनसे पूछिएगा कि आप 4000 करोड़ की कब सड़क बनाएंगे, बताइए हमें, पूछिए उनसे। और अयोध्या फैजाबाद में 20 बाय 24 घंटे तक बिजली मैंने दी। अंडरग्राउंड केबलिंग अगर किसी ने करने का काम किया है अयोध्या में तो समाजवादी सरकार ने किया। वहां भजन स्थल बन रहा है तो समाजवादी सरकार ने बनाया। घाट अगर किसी ने किया तो समाजवादी सरकार ने बनाए। बनारस में अब घाटों पे बिजली, राम मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, इसका हम और आप तय नहीं कर सकते। हम और आप तय नहीं कर सकते, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है। और चाहे वो मुस्लिम हमारे समुदाय के लोग हों या कोई पक्ष के लोग हों, सबने ये कहा है कि कोर्ट का जो फैसला होगा वो हम मानेंगे। लेकिन बीजेपी के लोग कोर्ट का फैसला नहीं मानना चाहते। जिस तरह जिन्होंने शपथ ली हो वो कहते हो मैं हिंदू हूं और दूसरे धर्म के बारे में गलत बात करते हूं। नहीं, उन्होंने बड़े साफ साफ कहा कि मैं हिंदू हूं और हिंदू ईद नहीं मनाते। तो हम कहते हैं एक्सप्रेस वे बना दो हमसे अच्छा। अभी 12 ट्रेन आ गई हैं, 12 ट्रेन आ गई हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये ध्यान हटाने के सबसे बड़े ताकतवर लोग हैं। कब ध्यान हटा दें पता ही नहीं। लेकिन अब आज बार बार आप मंदिर की बात करें, आप बता रहे हैं अयोध्या में आपने क्या क्या काम किया, मथुरा में क्या क्या काम किया। ये कभी 5 साल में कभी गिनाया नहीं आपने मंदिरों की बात। मैं आज तो सरकार में नहीं हूं, वो आंकड़े निकालें। आप पूछिए वहां की सांसद हेमा मालिनी जी से, क्या उनके कहने से हमने काम किया कि नहीं किया। आप में और राहुल गांधी में नया नया हिंदू बनने का शौक कैसे आया? मैं हिंदू बहुत पुराना हूं, जब जन्म से हिंदू बना हूं। मैं नहीं तय कर सकता हूं मैं हिंदू कैसे बना हूं, ये बात आपको भी पता है। ये मैं नहीं तय कर सकता हूं और जात भी मैं नहीं तय कर सकता हूं। ये ताकत हम में और आप में नहीं है, ये तो भगवान रामकृष्ण ने तय किया होगा। मैं कह रहा हूं ये पहली वजह से गुजरात में चुनाव हुआ तो हमने देखा कि राहुल जी हर मंदिर गए, रास्ते में दरगाह पड़ी, मस्जिद पड़ी, वहां नहीं गए। हम बहुत पूजा करते हैं, हम हर जगह जाते हैं, लेकिन दिखावा नहीं करते बीजेपी जैसा। इसीलिए मैं कह रहा हूं लखनऊ में 12 ट्रेन आ गई हैं मेट्रो वाली। कब पूरी करोगे जो हमने किया, उससे आगे कब आगे बढ़ाएंगे आप काम? एक्सप्रेस वे बलिया तक कब लेकर के जाएंगे ये बताएं। क्योंकि असली लोगों का भलाई इसमें है, लोगों की खुशहाली इसमें है। ये ध्यान हटा करके कुछ मुद्दे उठाना चाहते हैं जिससे इन्हें वोट मिल जाए और लाभ उठा करके कुर्सी पे बैठे रहें। लेकिन जनता समझ गई है, बड़ी जल्दी समझ गई जनता। ये जनता इतनी समझदार है, इनसे लगा कि न जाने क्या देंगे, इन्हें लगा कि स्मार्ट सिटी देंगे। मैं पूछता हूं यूपी को स्मार्ट सिटी मिलनी थी, आपने स्मार्ट सिटी में कौन सा काम किया बताया हमें? देखिए उनका इल्जाम यह है कि जब आपकी सरकार थी 1 हफ्ते में 2 दंगे होते थे, साल भर की सरकार में 1 दंगा नहीं हुआ। हमारी सरकार में कभी आईपीएस को घर छोड़ करके उसके परिवार को जहां गायब बस्ती वहां नहीं छिपना पड़ा होगा। सांसद कुर्सी पे नहीं बैठ गया होगा आईपीएस की पर, कभी नहीं हुआ होगा ऐसा। हुआ है क्या? नहीं हुआ। अभी गोरखपुर का चुनाव हुआ, सोचिए आईपीएस के लेकर के क्या कह रहे थे बीजेपी के लोग। लेकिन ये सच है ना कि आपके राज में दंगे तो बहुत हुए, दंगे कराता बड़े कौन बड़े था? दंगे हुए। जिम्मेदार कौन था? कराता कौन था? शक्ति भी की। आज देखिए केस किसके ऊपर है दंगे के, कौन वापस ले रहा है केस अपने दंगे के, कौन ले रहा है? आपने दंगे करवाए और केस इन पर कर दिए। कभी नहीं। ये हमारी जब हमारी सरकारी तब के केस नहीं है, ये पुराने हैं सर, ये भी याद रखना चाहिए। ये हमारी सरकार में तो नई केस लगे जो वापस ले रही हैं। आप ही कहते एक बार गिरफ्तार करके भेजा था इन्हें, ये झांसी में बवाल करने जा रहे थे तब गिरफ्तार करके भेजा था। नहीं, आपकी सरकार के वक्त में ज्यादा दंगे होते थे और पिछले साल में नहीं हुए, ये सच है क्या? नहीं, कौन कहता है? आप आंकड़े इनसे निकलवाइए, क्या इनके मामले में नहीं हुए? क्या घटनाएं नहीं हुई? मैंने मुख्यमंत्री का भाषण सुना, उन्होंने कहा कि 1 साल में 1 भी दंगा नहीं हुआ और अखिलेश यादव के शासन में हर हफ्ते में 2 जगह दंगे होते थे। ये आंकड़े आप इस सरकार के 1 साल के निकाल लीजिए, इनसे मत मानिए इनकी बात। आप आंकड़े निकलवाइए, सरकारी आंकड़े, होम डिपार्टमेंट के निकालिए, होम डिपार्टमेंट के निकालिए क्या आंकड़े हैं। आप बताइए ना क्या आंकड़े हैं, होम डिपार्टमेंट के निकालिए ना आंकड़े क्या है। अरे आप भी तो विरोधी दल के बड़े नेता हैं। हम केवल इतना कहना चाहते नहीं, हमारी बात तो मानेंगे नहीं ना। हम ये कहते हैं कि होम डिपार्टमेंट के आंकड़े निकाल लें। आप सहारनपुर का निकाल के दीजिए, क्या वहां नहीं हमला किया,
नई पुलिस को भगा दिया, आईपीएस को? क्या कारण था? गाजियाबाद में क्या हुआ या नोएडा में क्या हुआ था? वो घटनाएं नहीं है क्या? और जगह पे घटनाएं हुई हैं। हम तो उन्हीं का आंकड़ा कहते हैं कि आप ना आंकड़ा निकालिए। लेकिन अब तो हम देखते हैं जो बड़े बड़े अपराधी हैं वो पुलिस वालों के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम ठेला लगा लेंगे, सब्जी बेच लेंगे, हमें मत मारो। ये कौन कह रहा है आपको? ये कहां से आंकड़े आप ला रहे हैं? ये जो उत्तर प्रदेश के अखबार है उन्हीं में ये खबरें छपती हैं। और अखबार में जो दूसरी खबरें छपती बेटियों वाली, वो नहीं बताएंगे आप? पति पत्नी जा रहा है, मैं कह रहा हूं पति पत्नी गए, जा रहे हैं साथ, पत्नी के साथ क्या किया और बाद में पत्नी के साथ क्या क्या हुआ वो नहीं लिखेगा अखबार। चित्रकूट में और एक पति पत्नी दोनों जा रहे थे, उसके साथ घटना हुई, खबर इतनी सी छपी थी। मैं 4 साल 5 साल मुख्यमंत्री रहा, कोई घटना हो जाती थी हमारी टीवी पे तस्वीर दिखती थी और बगल में घटना दिखती थी। आप लोग क्यों नहीं दिखाते वो घटनाएं और मुख्यमंत्री की तस्वीर? मैं कहता हूं 1 साल में जो घटनाएं हुई लखनऊ में, बाराबंकी में, एक जगह तस्वीर दिखाई हो टीवी ने, मुख्यमंत्री यहां हो और घटना यहां हो। तो आपकी शिकायत मुख्यमंत्री से है कि मीडिया से है? नहीं नहीं नहीं, मीडिया तो बहुत अच्छा है। मीडिया से तो अच्छा कौन है? मीडिया से खराब कौन है? वो तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये बात सही नहीं है कि आपके राज में इतने सारे गैर कानूनी कसाई खाने इकट्ठे हो गए थे, खुल गए थे, उनको बंद किया। आज गौ माता की सेवा हो रही है, गौ माता की सेवा नहीं हो रही है। हाँ। मैं आपको बताऊं गौ माता की हालत क्या है और गौ माता को कहां भेज रहे हैं? जेल भेज रहे हैं ये लोग। क्या फैसला सरकार ने लिया कि गौ माता जेल जाएंगी? और स्लॉटर गाय के लिए हमने ही कानून बनाया। आप पुराना आंकड़े निकलवाइए, कहीं नहीं हो सकती थी, पाबंदी थी, अगर कहीं ऐसी सूचना मिलती थी उसमें कार्रवाई होती थी। हम इनसे ही कहना चाहते हैं, केवल आंकड़े इस बात के दे दीजिए कि इनकी सरकार में एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है। एक्सपोर्ट तो बता दें कितना बढ़ा है। और ये हर तरह की, अब क्या कह रहे हैं, वैध अवैध, जनता को तो लगा कि सब कटवा दिया स्लॉटर हाउस, गैर कानूनी बंद किए। मैं चुनाव में ये नहीं कहा था, जनता से ये नहीं कहा था, वैध अवैध नहीं कहा था, जनता से कहा था पूरा स्लॉटर हाउस बंद हो जाएंगे, एक भी नहीं चलने देंगे उत्तर प्रदेश में और पूरा पिंक रेवोल्यूशन बंद कर दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं एक्सपोर्ट बंद करना है? आप एक्सपोर्ट क्यों बंद करिए? क्यों नहीं कर रहे एक्सपोर्ट बंद? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है आपका ही नुकसान हो जाए। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपकी क्या सलाह है? हम तो कहते हैं ना, अगर आपको स्लॉटर हाउस से नाराजगी है, फार्मास्यूटिकल कैसे चलेगी गुजरात की, ये तो बता दें हमें। क्या फार्मास्यूटिकल चल जाएगी बिना स्लॉटर हाउस के? क्या आपके जो जीडीपी के आंकड़े हैं, जो आप आंकड़े पेश करते हैं कि देश में इतनी वृद्धि हो गई, बिना स्लॉटर हाउस के आपके वो आंकड़े आ जाएंगे? ये तो आप क्या कह रहे हैं कि जो स्लॉटर हाउसेज हैं, कसाई खाने हैं जहां गायों को काटा जाता है, वो चलते रहने? मैं ये कह रहा हूं, गाय के सवाल पे नहीं कह रहा हूं, अवैध किसी सरकार में नहीं चल सकते, उसके लिए कानून है। लेकिन बीजेपी ने कहा वैध अवैध कुछ नहीं होता है, स्लॉटर हाउस हम बंद करेंगे। मैं वही जानना चाहता हूं। और गाय के लिए कानून पहले से था, पाबंदी थी, उस पर कार्रवाई भी हुई है, पुरानी सरकार के आंकड़े निकाल सकते हैं आप। लेकिन ये स्लॉटर हाउस कब बंद करेंगे, ये तो बताएं हमें। ये तो सारे सवाल उनसे पूछूंगा, लेकिन उनका कहना है कि आपकी जो पूरी राजनीति है, और ये विधानसभा में उन्होंने कहा कि ये देश को बांटने की राजनीति है। अभी विधानसभा में मुझे भी बोलना है, जो व्यक्ति संविधान न माने वो देश बांटने की बात करेगा। हम संविधान को मानते हैं, हम बैकवर्ड हिंदू हैं, हम सांप छछूंदर वाले लोग हैं। ये भाषा किसकी थी? सांप छछूंदर किसने कहा? एक साधु संत से ही उम्मीद करोगे आप? और फिर एक मुख्यमंत्री उससे उम्मीद करोगे कि सांप छछूंदर बोल देगा हम लोगों को? अगर हमने बोला होता सांप छछूंदर, तो देश का कोई टीवी ऐसा नहीं होता जो आग ना लगा देता। हमें सांप छछूंदर कह दो, किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कीड़े मकोड़े हो, आप बैकवर्ड हिंदू हो। अब ये आप जात की राजनीति कर रहे हैं यहां बैठ के? नहीं, मैं जाति नहीं कर रहा हूं, मैं प्रोग्रेसिव था, लेकिन मुझे उन्होंने बैकवर्ड बना दिया। उन्होंने तो मुझे गर्व है इस बात का, जितना उन्हें गर्व है हिंदू होने का, उससे ज्यादा मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं और बैकवर्ड हिंदू हूं। ये मुझे उनसे ज्यादा गर्व है। अगर गर्व का पैमाना उनके पास हो तो शायद मैं ज्यादा खरा उतरूंगा। तो आप
बैकवर्ड वोटों के लिए अपने आप को बैकवर्ड हिंदू बता रहे हैं। नहीं, मैं लैपटॉप बांट के, एक्सप्रेसवे दे करके, मेट्रो दे करके मुझे लगा कि मैं शायद फॉरवर्ड हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बीजेपी का कि उन्होंने कहा कि आप बैकवर्ड हैं, आप बैकवर्ड रहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी देश को तोड़ने का काम कर रही है समाजवादी और इसको पार्टी- बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाजवादी पार्टी देश बनाने का काम करती। और मैं उनको बता दूं, मैं मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूं, मेरे साथ के बहुत सारे बच्चे फौज में हैं, मेरी वाइफ आर्मी के बैकग्राउंड से आती है, उसकी सिस्टर आर्मी में है, उसका हस्बैंड आर्मी में है, उसके चाचा आर्मी में, उसके फादर आर्मी में है, उसके चाचा के 2 बेटे आर्मी में हैं, उसके ताऊ जी आर्मी में है, मेरे ताऊ जी फौज में रहे, नेताजी डिफेंस मिनिस्टर रहे। अरे हम देश तोड़ देंगे? हम राष्ट्रभक्ति नहीं है? गिनाए इतने अगर हैं उनके आस फौज के लोग, गिनाए मुझे फौज के लोग इनके पास हों। हमने उत्तर प्रदेश में 3 सैनिक स्कूल बनाए। आप बताएं कितने सैनिक स्कूल बना रहे हैं आप? सेंट्रल स्कूल के लिए जमीनें दी, आप बताओ सेंट्रल स्कूल कितने बना रहे हैं आप? हमने फौज की बड़े पैमाने पे भर्ती कराई। आप डिफेंस कॉरिडोर बनाना चाहते हो? मैं चाहता हूं गाजीपुर, आजमगढ़, मैनपुरी, एटा, जहां सबसे ज्यादा फौजी लोग जाते हैं जवान भर्ती होने, यहां बड़े बड़े सेंटर बनाइए और फौज दुगनी भर्ती करिए यहां पर। क्या आपने की? अभी 1 साल हुआ, आगे आगे देखिए होता है क्या। तब तक केंद्र सरकार नहीं रहेगी, फिर इनके हाथ में नहीं रहेगा। तो कहेंगे कि भाई डिफेंस कॉरिडोर तो केंद्र सरकार देता, हम कहां से दे दें? तो इंतजार करेंगे इन अगले चुनाव का। अभी तो आप कैसे तय कर सकते हैं कि किसकी सरकार होगी? नहीं, मैं ये नहीं कहता किसकी सरकार होगी, आपने लेकिन तो अभी ऐलान कर दिया। लेकिन जो देश का मूड है, अभी राजस्थान में चुनाव हुआ, लाखों वोट से जीते थे, लाखों वोट से हार गए। अभी त्रिपुरा में चुनाव हुआ, करोड़ों से हारे थे, जीत गए। सब कांग्रेस के भर्ती कर लिए। लेकिन त्रिपुरा, मिजोरम में जो भाषा थी, वहां ये भी कहा उन्होंने कि आप गाय खा सकते हैं। कमाल के लोग हैं। कमाल के लोग हैं। ये मुझे बताओ, सनराइज करा दिया आपने वहां से, करोड़ों से आपने कह दिया जिता दिया। मुझे केवल ये सच बता दो, क्या बीजेपी वहां गाय पर पाबंदी लगाएगी काटने पर? ये बताएं मुझे इसका जवाब दे दीजिए, मैं भी जीत के लिए बधाई दे दूंगा। नहीं, संविधान में कुछ राज्य ऐसे हैं उत्तर पूर्व के जहां पर अलाउड है, और जगह भी हैं, केरल में भी है, और स्टेटों में भी है। उसके लाइसेंस देती है केंद्र सरकार। कल को यूपी में कोई केंद्र सरकार ले आए लाइसेंस, तब क्या होगा? तो इसलिए गुमराह न करे बीजेपी। साजिश कर करके झूठ बोलने का अनुभव और काम करने का तरीका और ध्यान बढ़ाने का तरीका अगर किसी के पास है तो वो बीजेपी के पास है। अब ये ध्यान बटाते बटाते पूरे देश में सरकारें बन जाएं, कितना ध्यान बटा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, यूपी में देखिए ना, हम काम गिनाते रहे, वो दूसरी गाय और तमाम चीजें बोलते रहे। मैं केवल इतना ही पूछा, वो चुनाव के लेकिन परिणाम उत्तर आए प्रदेश हैं, में जो बहुमत मिला, बहुत बड़ा बहुमत मिला, क्योंकि उन्होंने सबको मुख्यमंत्री बनाया था। हर जाति के लोगों को कहा कि तुम्हारे मुख्यमंत्री बनाएंगे। हर जाति इंतजार में थी कि उसका इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ये अगर बात सच नहीं है तो बताइए हमें, ये बात सच है। उत्तर प्रदेश की जनता को इतना मूर्ख समझते हैं कि नहीं, ऐसी मूर्ख बातों नहीं में कहूंगा आते मैं, नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जनता कभी कभी बहकाने का काम करते हैं। इन्होंने बहका के वोट ले लिए। इतना बहक गए। अभी बहकेंगे, देखिएगा अभी जब चुनाव दोबारा आएगा तब। वो तो कह रहे हैं सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव अब हिंदू हैं, ये बार बार बताते हैं। मुझे नहीं बताना मैं हिंदू, मैं लेकिन ये बता दूं उन्हें कि मैं भारतीय हूं। ये बात उनको समझ में आनी चाहिए कि मैं भारतीय हूं। और हिंदू और राष्ट्रवाद पे अगर कुछ ज्ञान देना है, ओशो मत पढ़िए। और अगर मैं कुछ और कह दूंगा तो शायद वो बात न्यूज बन जाएगी। अरे और भी तो ओशो की किताबें हैं जिसके लिए वो दुनिया में जाने गए। उन किताबों को क्यों नहीं पढ़ रहे? और अच्छा चलो, ये भी जानकारी हो गई कि आप ओशो पढ़ते हो रात में। आप समाजवाद को, और इन्होंने अपने पे किताब लिखवाई, इन्होंने खुद पे किताब लिखवाई कि आई एम अ सैफरन सोशलिस्ट। किताब खुद लिखवाई इन्होंने अपने ऊपर कि हम सैफरन सोशलिस्ट हैं और सोशलिज्म पढ़ रहे हैं ओशो जी से। अरे हमसे पूछ लेते सोशलिज्म कौन सा पढ़ना है। आपकी अदालत में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर आरोप है कि इन्होंने अपना परिवार तोड़ दिया। अब ये तो सब पूछते हैं कि एक साथ थे मुलायम सिंह जी, शिवपाल जी, रामगोपाल जी, अखिलेश जी, अब आप अकेले रह गए, सबको छोड़ दिया। मैं ये बात कहूं इस पर कि किसी का परिवार नहीं टूटना चाहिए, और हमारा परिवार नहीं टूटा है।
और मैंने पहले भी कहा किसी इंटरव्यू में कि कुर्सी थी तो झगड़ा था, अब कुर्सी नहीं है तो कोई झगड़ा नहीं है। अभी होली पे मैं मिला था, चाचा से ही मिला था, जब आए तब आशीर्वाद लिया, जब मैं वहां से गया तब आशीर्वाद लिया। मैं नेताजी से मिलता हूं। आशीर्वाद तो लिया, लेकिन राज्यसभा की सीट नहीं दी। वो विधायक है और फिर चुनाव हो, ये बात ठीक नहीं है। एक हाँ, अखबार अगली बार अगर राज्यसभा मांगेंगे 2022 में तो दे देंगे राज्यसभा 2022 में। एक अखबार मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 2022 में अगर वो राज्यसभा बचाएंगे तो मैं वो दे दूंगा और राज्यसभा में रहें, जिससे कि हमारी और भी चीजें ठीक रहें। लेकिन ये सच नहीं कि आपने कहा था कि चुनाव के बाद में मैं जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद है वापस मुलायम सिंह जी को सौंप दूंगा। मैंने जो बात कही थी, क्योंकि वो बात खत्म हो गई है, मैंने ये कहा था उस समय जो झगड़ा चल रहा था, जो उस समय बातचीत थी, उस समय मैंने ये कहा था कि नेताजी ये बात मान लीजिए कि हमारा नाम घोषित हो जाए, क्योंकि सभी पार्टी के लोगों का राय था कि ये हो जाए तो उसके बाद आप अध्यक्ष रखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बात ही नहीं बनने दी किसी ने, कुछ लोगों ने बात ही नहीं बनने दी और झगड़ा लगा दिया, और झगड़ा इस पैमाने तक आ गया कि ये निर्णय हमें लेना पड़ा या पार्टी ने निर्णय ये लिया। नहीं, मुझे याद है उसके बाद मैंने आपसे सवाल पूछा था और आपने कहा था कि चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, मैं खुद नेताजी के पास जाऊंगा और कहूंगा कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद आपका है, आप संभालिए। मैंने यही कहा था और मैं आज भी कहता हूं, लेकिन परिस्थितियां बदल गई। आप कहते हैं, करते नहीं है ना। नहीं, परिस्थितियां बदल गई थी और आज भी मैं नेताजी से जाता हूं और मैं कहता हूं कि नेताजी ठीक है, अध्यक्ष मैं जरूर बन गया हूं, लेकिन पार्टी आपकी है, जितना मैं उनका हूं उतनी ही पार्टी उनकी है। लेकिन इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अगर पार्टी ने, सबने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर के हमें जिम्मेदारी दी है, तो ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि आंदोलन और आगे जाए 20-25 साल, ये समाजवादी आंदोलन बढ़े। क्या बड़े फैसले पार्टी के आप पूछकर लेते हैं मुलायम सिंह जी से? मैं उनको जानकारी देता हूं। सीनियर लोग हैं सब कहते हैं कि मुलायम सिंह जी ने ये पार्टी खड़ी की थी, उन्होंने पार्टी को खून पसीना करके खड़ा किया, उन्होंने अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया। आज ये सब लोग कहते हैं, और वो ये नहीं कहते कि मैं बेटा कौन है, बेटा नहीं हूं क्या मैं उनका? ये क्या बात हुई? उन्होंने अगर मुख्यमंत्री बनाया तो किसी भरोसे से तो बनाया होगा, भरोसे के साथ तो बनाया था ना। और खरा उतरा कि नहीं उतरा मैं? उन्होंने नेताजी ने ही से ही शिलान्यास कराया मैंने, और नेताजी से ही उद्घाटन कराया। कभी देश में 300 किलोमीटर की सड़क 23 महीने में बनती है, जहां पर लड़ाकू विमान उतर जाते हो? नेताजी ने जब शिलान्यास किया, कहा कि ये सड़क 2 साल में बन जानी चाहिए, मैं उद्घाटन करूंगा। वो हमसे पूछो ना कि 23 महीने में कैसे सड़क बनाई। मेट्रो का शिलान्यास भी नेताजी से कराया, उद्घाटन भी मैंने किया, नेताजी से कराया। बहुत सारे सवाल विकास पर आप इतनी बात कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर नीरव सिंह ने यह सवाल पूछा है, रजत सर कृपया अखिलेश जी से पूछेगा, पहले मेरे गांव में 6-7 घंटे लाइट आती थी और अब 17-18 घंटे आती है, तो क्या वजह थी कि आप लाइट नहीं दे पाए? बिजली, मैं ये पूछता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन अगर किसी ने बेहतर किया था तो समाजवादी सरकार ने बनाया था। आपका ललितपुर का 660 का सुपर क्रिटिकल प्लांट 1800 मेगावाट से ज्यादा का समाजवादी सरकार में बना। आपके हरदोगंज में नया पावर प्लांट बनाया, जहां बिजली उत्पादन बढ़ाया, बिजली खरीदी भी। अब ये एक गांव की हो, ऐसे बहुत सारी जगह पर बिजली का इंतजाम अगर किसी ने बेहतर किया तो क्या, लेकिन आपने सैफई के और परिवार के जो 4-5 इलाके हैं उनमें बिजली आती है। ललितपुर में 2000 मेगावाट का लगभग का प्लांट लगा है। पूरे बुंदेलखंड को हम 18 घंटे, आज सरकार क्या कह रही है कि हम 24 घंटे मुख्यालय को देंगे, 20 घंटे इसको देंगे और 18 घंटे तहसील पे देंगे। यही तो हमने किया था, और क्या किया था हमने? अभी मैंने योगी जी का भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पहले जब उत्तर प्रदेश में लोग एंटर करते थे, जहां अंधेरा शुरू होता था वहां यूपी होता था, आज जहां रोशनी शुरू होती है वहां उत्तर प्रदेश शुरू होता है। मेरे आंकड़े मत मानिए, उनके आंकड़े आप मान रहे हो। मैं ये कहता हूं कि 24 घंटे जिला मुख्यालयों पर बिजली देने का काम और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी ने किया था तो समाजवादी सरकार ने किया था। मैं पूछता हूं, प्रधानमंत्री जी के बनारस क्षेत्र में 24 घंटे बिजली किसने दी थी? और गोरखपुर में 20-22-24 घंटे की बिजली कौन देता था शहर में? मैं पूछता हूं, और आंकड़े उनके पास होंगे। अगर वो अपने 1 साल के आंकड़े ले आए, हमारे पिछले 1 साल के आंकड़े ले आए, अगर दोनों आंकड़े एक न निकले तो बताइएगा। उनके आंकड़े तो ये हैं कि पिछले 11 महीने में 11 लाख गरीबों को घर दिए हैं।
यहां बालू नहीं मिल रही। यहां बालू नहीं मिल रही, ये घर कैसे बन गए? बालू तो इसलिए मिल रही कि वो समाजवादी पार्टी के लोग निकाल के ले गए पहले ही सारी। ये बात सही है। बहुत आप सारे नहीं कह सकते। देखिए ये नेचर और रिवर ऐसा है कि एक बरसात आती है फिर वही सब रॉ मटेरियल आ जाता है, इसलिए कोई समाजवादी नहीं लेके गए। ये कहिए कि ये कुछ कर ही नहीं पा रहे। उस समय आरोप लगे थे ना समाजवादी पार्टी के और नेताओं मैं पर कि वो गैर कानूनी खनन करते थे। गैर कानूनी 200 ट्रक इटावा में पकड़े गए गैर कानूनी, ओवरलोड करते हुए। अगर इसी वक्त आप कहीं छापा मार दें, आपको गैर कानूनी ट्रक अभी भी मिल जाएंगे। आप छापा मार दीजिए। तो ये ना कहिए कि हमारी सरकार में गैर कानूनी ओवरलोडिंग नहीं हो रहा है। इन्हें अधिकारी सस्पेंड करने पड़े, इनके नेताओं को डांटना पड़ा, और कई जिलों में डांटना पड़ा, एक जगह नहीं, कई जिलों में इनके विधायक को धरना देना पड़ा कि ओवरलोडिंग हो रही है माइनिंग की। तो हम ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार घर बन गए, लेकिन बालू कहां से आई, ये तो बता दो हमें। घर बने कि नहीं बने? मुझे नहीं लगता। अगर सरकार आंकड़े दे रही तो हो सकता सही आंकड़े हो, लेकिन बालू नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो आप कह रहे हैं कि बना रेत के घर बना दिए। अब बालू कहां से लाए होंगे? आप कैसे बन जाएंगे? घर की नहीं बालू की है। मैं ये पूछता हूं कि बिना बालू के, बिना सीमेंट के घर कैसे बन जाएंगे? ये हो सकता है कि 11 लाख स्वीकृत किए हों क्योंकि चुनाव आ रहा है 2019 में। नहीं, उन्होंने जो मैंने सुना, उन्होंने कहा ये विधानसभा में इतने घर हमने दिए हैं। उन्होंने हाँ स्वीकृत हुए, केंद्र सरकार दे दिए हैं उन्होंने कहा लोगों को। ये योजना केंद्र सरकार की है। हाँ। तो पिछली सरकार कुछ घर मिले होंगे और इस सरकार में कुछ घर मिले होंगे। ये तो वही है जैसे जो चूल्हा और सिलेंडर वाली बात थी, गरीब लोगों को दे दिए सब सिलेंडर और चूल्हे, भरा ही नहीं पा रहे बेचारे गरीब, ऐसे ही खाना फिर बनने लगा चूल्हे पर। तो ये भी घर ऐसे ही बने होंगे? मुझे नहीं लगता कि कई घर बने होंगे। ये स्वीकृत आवासों की बात है, क्योंकि केंद्र सरकार से मिले होंगे घर, ये घर बने नहीं है 11 लाख, स्वीकृत हो सकता। लेकिन पक्की जानकारी आपके पास भी नहीं है। ये स्वीकृत कराए, जमीन पर नहीं घर बने हैं। मैं तो कह रहा हूं बालू ही नहीं है। आप फिर बालू पर आ गए। नहीं, बालू के बिना कैसे घर बन जाएगा, ये बताइए मुझे कोई। बहुत सारे सवाल लोगों के हैं मेरे पास में। आकाश कुमार का एक सवाल है। आपने सोलर ऊर्जा के लिए बिजली दी मिर्जापुर में, चूंकि कल प्रधानमंत्री जी आए थे और राष्ट्रपति आए थे, आपने विंध्याचल को रोपवे दिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उसको बंद करा दिया, रोक दिया। यहां आस्था में जैसे आपका काम बोलता था और योगी आदित्यनाथ जी का घंटा बोलता है, बताइए क्या कहेंगे आप? सोलर प्लांट जो कल प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने जिसका उद्घाटन किया है, वो पुरानी सरकार की एक योजना के तहत आया था। एक योजना है जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की कंपनी बनती है, वो लगाते हैं प्लांट। तो ये समाजवादी सरकार की इनिशिएटिव था। ये सभी को पता है कि समाजवादी सरकार का कामकाज था वो, लेकिन कोई नहीं कहेगा कि समाजवादी सरकार ने शुरू किया था। जो रोपवे की बात कर रहे हैं, तो न केवल मिर्जापुर विंध्याचल में, वहीं मथुरा में और चित्रकूट में, तीनों जगह रोपवे दिया था स्वीकृत। कुछ कारण रहे होंगे जिसकी वजह से रुक गया है। मुझे लगता है सरकार जब काम पे ध्यान देगी तो शायद काम शुरू हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि सारे काम आपने किए थे, तो उनको सिर्फ सारे काम नहीं कह रहा हूं मैं, ये तो आंकड़े आप पे होंगे। अगर मैं कोई बात कलर कह रहा हूं कि नेडा और भारत सरकार की कंपनी बनकर के ये सोलर प्लांट लगा था कि नहीं लगा था और किस वर्ष में लगा था, मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी उनको सबसे ज्यादा पैसा ला करके लागू करने का काम समाजवादियों ने किया। इसलिए तो कहा ना कि सैनिक स्कूल आए, केंद्रीय विद्यालय आए, या तमाम जो केंद्र की योजनाएं हैं वो लागू की हमने जमीन पर। अब दोनों बात नहीं, या तो आपकी जो योजनाएं थी उनको लागू ये दोनों योजनाएं समाजवादी सरकार की थी जो ये बोल रहे हैं। मैं मान लेता हूं आपकी बात, लेकिन उनको मत मानिए, आंकड़े बताइए, सच बताइए। ये तो मुख्यमंत्री से पूछेंगे सारे। मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं होगा। मैं कह रहा हूं ना, हाँ उनसे ये कहिए कि जब ये फैसला लिया गया था, जैसे दो की फाइल लेते आ जाए, एक तो यही रोपवे और ये जो सोलर प्लांट, क्योंकि राष्ट्रपति लेकिन मैं तो देखता हूं कि आपका, और दूसरा वो जो आपने शुरू में कहा था जेवर एयरपोर्ट। मैं 2 जगह एयरपोर्ट बनाना चाहता था। मैंने केंद्र सरकार से मांग की कि मुझे जेवर में एयरपोर्ट बनाने लेने दो, और एक हिरन गांव है फिरोजाबाद में, वो आगरा के लिए एयरपोर्ट बनाने दो। मुझे एनओसी नहीं दी दोनों जगह।
भाई मुझे आप- एनओसी नहीं दी केंद्र आप सरकार जब ने। मुख्यमंत्री से कुछ समय तक तो आपके दोस्त राहुल ये गांधी की प्रस्ताव सरकार हमारा ही थी। है, जेवर वाला। समाजवादी सरकार ने ही प्रस्ताव भेजा था, समाजवादी पार्टी ने के ही समय पर स्वीकृत करने के लिए भेजा प्रस्ताव। आपके हाँ। मुख्यमंत्री रहते हुए कई साल तक दिल्ली में आपके दोस्त साइकिल वाले राहुल गांधी की सरकार थी, उन्होंने कुछ नहीं किया आपके नहीं, लिए? उन्होंने तो जो कहा मैंने किया, जो मांगा उन्होंने दिया। उन्होंने अमेठी में सैनिक स्कूल बनाना था, हमने कहा 2 और दीजिए, एक मैनपुरी में बना दिया मैंने, एक झांसी में बना दिया। उन्होंने कहा केंद्रीय विद्यालय के लिए जगह दीजिए, मैंने कहा लीजिए केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन लीजिए आप। वो लोग ये तो- जो सोलर प्लांट बना है ये पुरानी सरकार की योजना नहीं, है। आप तो सरकार के किनारे हैं, लेकिन वो तो लोग बताते हैं कि अमेठी का विकास नहीं हुआ। अमेठी में सैनिक स्कूल हमने दिया है। अमेठी में ऐसे जो तो विकास, उन्होंने वायदे ऐसे किए तो थे, विकास अगर देखेंगे तो विकास कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। जो आदर्श गांव बनाए थे सांसद लोगों ने, वो आदर्श गांव कितने बन पाए? वो विकास कहां है? आदर्श गांव वाला विकास कहां है? स्मार्ट सिटी वाला आदर्श कहां, वो गांव कहां है? गांव शहर कहां है? स्मार्ट सिटी बननी थी, कितनी स्मार्ट सिटी बन गई? अगर स्मार्ट सिटी में मेट्रो होता है, स्मार्ट सिटी में रिवर फ्रंट होता है, स्मार्ट सिटी में ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है, तो किसने किया? आप फिर वही कह रहे हैं कि जो आपने किया बस उसी को वो दिखा रहे हैं। नहीं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी में आपने कितना काम किया। ठीक है, मैं आपकी तरफ से उनसे ये सारे सवाल जरूर पूछूंगा। आकाश कुमार का सवाल है। हाँ। मेरा सवाल आपसे है सर, तो यूपी में इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट हुआ सर, उसमें आपने कमी निकालने के लिए वहां पे ये कह दिया कि सर उस समिट में चाइनीज लाइटें लगी हुई थी। सर इससे क्या भला नहीं हुआ? नहीं, मैंने तो ये कहा कि बच्चों को बड़े अच्छे लग रहे थे चाइनीज लाइट, वो क्यों हटा दी? लगी रहने देनी चाहिए थी। मैंने कभी बुराई नहीं की। मैंने तो ये भी कहा कि इन्वेस्टमेंट अगर इसलिए आ जाए कि एक्सप्रेसवे की तस्वीर लगाई है तो इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, और मैंने स्वागत किया, शुरू में भी स्वागत किया। सरकार का अच्छा। दावा तो यह है कि उसमें 33 लाख नई नौकरियों के लिए रास्ते खुलेंगे। पहले 2 Investment करोड़ से। साल वाली गिनती बता दीजिए, 33 लाख छोड़ दीजिए। 2 करोड़ वाली तो बता दो कि कहां लगी है। और जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं लिख पाए हैं, जिनको नकल के बहाने आपने परीक्षा से रोक दिया, वो अब 3 साल नौकरी नहीं पा पाएंगे, क्योंकि अभी तो उन्हें परीक्षा पास करनी होगी। जिनको आप नकल फिर से पास उसके कराना बाद- चाहते थे। नहीं, मैं नहीं करा, ये तो सरकार को तय करना है, नकल ना हो पाए। एक शाहिरा नईम का सवाल है। शाहिरा नईम। 2017 के विधानसभा इलेक्शन में समाजवादियों को काफी घर और परिवार के झगड़ों से बहुत नुकसान हुआ, ये ऐसा मेरा मानना है। तो अब जैसे आपने कहा आशीर्वाद दिया, ये किया, तो पारिवारिक संबंध अब क्या सुखद हो गए हैं? हम लोग समझ सकते हैं कि आगे ये पॉलिटिक्स पे इसका असर नहीं होगा, इसमें हमें एक नई कोई समझ मिलेगी और ये अब खत्म हो गए, पीछे की बात हो गई। मैं ये कहता हूं कि कोई भी एक्सप्रेस वे पे बहस नहीं करना चाहेगा, कोई भी मेट्रो पे बहस नहीं करना चाहेगा, कोई भी जो समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पेंशन दी थी 55 लाख महिलाओं को, कोई नहीं बहस करना चाहता है। वो कहते नहीं, आपके परिवार में झगड़ा है इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने ये कहा कुर्सी चली गई, झगड़ा चला गया, अब है ही नहीं झगड़ा। अब झगड़ा कहां है? तो कुर्सी आएगी फिर झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो कुर्सी जब आएगी तब आएगी, अभी कहां आ रही है कुर्सी? और कौन जानता है कुर्सी आएगी? भाई आप और मायावती जी मिलके लड़ेंगे तो कुर्सी की थोड़ी बहुत उम्मीद तो होगी। तो बिल्कुल, तब तो आएगी कुर्सी, और वैसे भी आनी है कुर्सी। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसे ही काम करते रहें, तब हमें कुर्सी मिलेगी। जब कुर्सी आएगी तो उस पर साइकिल चढ़ेगी या हाथी? ये भी बहुत आगे की बात है, 2022, क्योंकि जो लोग वोट से आए वोट से ही हटेंगे। हाँ, अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात है तो यूपी में जरूर करा लें तो अच्छा रहेगा, तो जल्दी आ जाएगी कुर्सी। अखिलेश जी, हमने हर तरह के सवाल आपसे पूछे, आपने बड़ी बेबाकी से, बड़ी सफाई से जवाब दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज कोई जज नहीं है, यहाँ जो जनता मौजूद है ये जज है, और इस जनता से पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अखिलेश यादव के जवाबों से कन्विंस हुए, आपको लगा इन्होंने सच्चाई से बात कही, सही बात कही। ऐसे लोगों को ताली बजाकर समर्थन करें और पता चले।